मैंने हाल ही में एक रेडियो नियंत्रित वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट बनाया है, जो मॉडल स्केल पर स्थिर और कुशल है। मैं हमेशा असली फुल स्केल V-22 ऑस्प्रे जैसा दिखने और उड़ने वाला मॉडल बनाना चाहता था। फुल स्केल ओस्प्रे मूल रूप से ऐसा विमान है जिसकी हर विंग टिप पर एक हेलीकॉप्टर होता है, जिससे होवर करते समय जरूरी नियंत्रण मिलता है। सौभाग्य से हमारे पास मॉडल हेलीकॉप्टर और विमान दोनों हैं। बस इन्हें वैसे ही जोड़ना है जैसे असली में किया जाता है। कुछ लोगों ने ऑफ द शेल्फ हेलीकॉप्टर डिजाइन को मॉडिफाई कर सभी मैकेनिकल पार्ट्स छोटी जगह में फिट किए, जो काबिल तारीफ है। मैं उनकी मेहनत की सराहना करता हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हेलीकॉप्टर पार्ट्स की लागत और वजन को सही ठहराना कठिन है। कुछ छोटे मॉडल्स में एक आसान तरीका अपनाया गया है, जिसमें फ्यूजलाज के पिछले हिस्से में एक छोटा डक्टेड फैन छुपा दिया जाता है। ये रोटर हेड्स की जरूरत खत्म कर देते हैं जब होवरिंग में पिच कंट्रोल करना हो। पर यह तरीका आदर्श नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जमीन पर होता है। फ्यूजलाज में बड़ा छेद दिखता है और हेलीकॉप्टर होवर करते समय तेज चीखती आवाज आती है। मेरे पिछले VTOL विमान ने पिच कंट्रोल के लिए मोटर्स को आगे पीछे झुकाया था, जो अच्छा काम करता है। अगर विशाल ऑस्प्रे इंजन नेसल्स को तेजी से आगे पीछे झुकते दिखाया जाए तो अजीब लगेगा, इसलिए मेरी यही योजना है। कुछ साल पहले मैंने 3D प्रिंटेड रोटर हेड और खास इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अपना मॉडल हेलीकॉप्टर बनाया था। रोटर हेड बहुत साधारण था और इसमें पारंपरिक हेलीकॉप्टर की तरह जटिल लिंच मैकेनिज्म की जरूरत नहीं थी, जिससे वजन और लागत दोनों की बचत हुई। हर ब्लेड हिंज से जुड़ा होता है, जो स्वतंत्र रूप से हिल सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, लेकिन हिंज के कोर की वजह से अगर ब्लेड आगे पीछे झूलता है तो ब्लेड का एंगल ऑफ अटैक बदल जाएगा। ये ब्लेड पिच एंगल विपरीत ब्लेड पर उल्टा होता है। चूंकि ब्लेड हर हिंज के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, हम मोटर की स्पीड बदलकर ब्लेड पिच नियंत्रित करते हैं। जैसे अगर मोटर इस दिशा में पावर देती है तो आरपीएम बढ़ता है। दोनों ब्लेड थोड़ा पीछे रहेंगे, जिससे एक ओर हाई और दूसरी ओर लो एंगल ऑफ अटैक बनेगा। ऐसा तब भी होगा जब हम मोटर पर तेजी से ब्रेक लगाएं। बस उस समय ब्लेड पिच उल्टी हो जाएगी। मुश्किल तब आती है जब हमें पता चलता है कि हेलीकॉप्टर रोटर हेड के हर चक्कर पर ब्लेड पिच एडजस्ट करता है। मान लीजिए एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम लिफ्ट चाहिए। मोटर को आधे चक्कर के लिए तेज करना पड़ेगा और बाकी आधे के लिए धीमा करना पड़ेगा, जिससे ब्लेड आगे पीछे झूलेंगे, और यह प्रति सेकंड कई बार हो सकता है। हम इस मोटर कंट्रोल को इस तरह हासिल करते हैं कि मोटर शाफ्ट के नीचे लगे मैग्नेटिक एनकोडर से मोटर का एंगल मापा जाता है। फिर थोड़े कोड से हम पिच इनपुट को मोटर एंगल के साइन से गुणा कर थ्रॉटल आउटपुट पर साइन वेव लगा सकते हैं। रोटर हेड जुड़ने पर साफ दिखता है कि एक तरफ ब्लेड की पिच दूसरी तरफ से ज्यादा है। पिछला हेलीकॉप्टर सही से चलाने से पहले कई बार क्रैश हुआ था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं चाहता हूं कि यह बिल्कुल भी क्रैश न हो। मैंने एक टेस्ट रिग बनाया है जो मोटर और रोटर हेड को एक अक्ष में घूमने देता है, और अब तक यह सही चल रहा है। स्लो मोशन में साफ दिखता है कि ब्लेड्स एक और ज्यादा एंगल ऑफ अटैक बनाते हैं, लेकिन इस सेटअप में कुछ कमी है। असली ऑस्प्रे के हर रोटर में 3 ब्लेड होते हैं, इसलिए मैंने 3D प्रिंटिंग से 3 ब्लेड वाला रोटर हेड बनाया, जिसमें 2 ब्लेड पुराने हिंज एंगल पर और तीसरा उल्टे हिंज एंगल पर है। टेस्ट ट्रिक का फायदा है कि मैं बिना नुकसान इन चीजों को आजमा सकता हूं। हैरानी की बात है कि 3 ब्लेड वाला रोटर हेड भी उतना अच्छा काम करता है स्लो मोशन में। लगता है कभी कभी ब्लेड्स मिड पॉइंट पर गलत एंगल में होते हैं, पर ज्यादातर रोटेशन में सही पिच एंगल पर काम करते हैं, जिससे लीवर बाईं ओर झुकता है। अब टेस्ट ट्रिक को मॉडिफाई कर देखेंगे कि रोटर एयरक्राफ्ट होवर करते समय पिच एक्सिस कैसे कंट्रोल करता है। यह काम एक्सेलेरोमीटर और जायरो यूनिट आर्म पर लगाकर मूवमेंट की सटीकता जांचने के लिए किया जाता है। हम आर्म्स में वजन जोड़ सकते हैं, जिससे उसकी जड़ता बढ़े और आगे पीछे घूमते हुए ओस्प्रे के बड़े फ्यूजलाज को ज्यादा करीब से सिमुलेट किया जा सके। वजनदार आर्म की जड़ता के साथ भी इसका कंट्रोल अच्छा है। स्लोमो में साफ दिखता है कि हल्के प्लास्टिक हेलीकॉप्टर ब्लेड्स संघर्ष कर रहे हैं।
मैंने ऐसे ब्लेड्स ऑर्डर किए जो आकार में मिलते जुलते हैं, पर एरोबैटिक हेलीकॉप्टर के लिए बनाए गए और ज्यादा मजबूत हैं। रोटर हेड को ज्यादा कंट्रोल मिला, पर अक्सर एक हिस्सा मजबूत करने पर दूसरा फेल हो जाता है। ये थोड़ी सी समस्या हो सकती है। उप्स। फिर मैंने रोटर हेड के हब को एल्यूमीनियम से काटने के लिए फिर से डिजाइन किया और रोटर हिंज को भी मजबूत किया, जिससे अब रोटर हेड के फटने की संभावना कम हो गई थी और प्रदर्शन भी बेहतर था। हमने कम लागत, कम जटिलता और कम वजन में इन रेडियो नियंत्रित हेलीकॉप्टरों में से एक बना लिया है। उस विमान के स्केल हिस्से बनाने से पहले, जो इसे ऑस्प्रे जैसा बनाएंगे, हमें पहले एक आंतरिक फ्रेम बनाना है, पिछली वीटीओएल विमान की तरह। मैं ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इनसे जरूरी हिस्से आसानी से काट सकते हैं और फिर इन्हें 3 डायमेंशनल प्रिंटेड ब्रैकेट्स की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। मैंने इस निर्माण के लिए 2 मिलीमीटर मोटी शीट्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे फ्रेम को काफी मजबूत बनाना है, ताकि अंतिम फ्यूजलेस पर जितना हो सके भार कम पड़े और वजन भी संभवतः कम से कम रहे। अगला कदम है मोटर माउंट्स और टिल्ट मैकेनिज्म बनाना, जिसमें फाइबर ग्लास शीट्स और बड़ा सर्वो शामिल है, जो ट्रांजिशन के लिए मोटर को टिल्ट करता है। इसे विंग स्पार पर फ्रिक्शन फिट से लगाया जाता है और सर्वो छोटे पुश रॉड से मोटर का टिल्ट कंट्रोल करता है। मैंने अपनी पिछली वीटोल एयरक्राफ्ट की तरह ही आर्डुइनो आधारित फ्लाइट कंट्रोलर और ड्रीम फ्लाइट कस्टम कोड का इस्तेमाल किया है। 4-in-1 मोटर कंट्रोलर और सर्वो को पावर देने के लिए स्टैंडर्ड RC 5 वोल्ट रेगुलेटर के साथ अब मोटर वायर सोल्डर कर और सर्वो कनेक्ट करना था। टेस्टिंग से पहले सब कुछ सही चल रहा था। फिर मैंने रोटर हेड को मोटरों में से एक पर लगाया और एयरक्राफ्ट को वजन के साथ टेबल पर फिक्स किया। तो हम देख सकते हैं कि रोटर हेड टेस्ट रिग पर जैसा परफॉर्म कर रहा था, वैसा ही यहां भी कर रहा है या नहीं। और ऐसा लग रहा है कि ये क्राफ्ट को आगे पीछे झुकाना चाहता है। तो अब असली टेस्ट फ्लाइट का समय आ गया है। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने उम्मीद की थी, लेकिन थोड़ी ट्यूनिंग के बाद ये थोड़ा उम्मीद जगाने वाला लगने लगा। और अब हम कुछ कदम पीछे चले गए हैं। मूल रूप से हो ये रहा है कि फ्लाइट कंट्रोलर बंद हो रहा है, जिससे सब कुछ रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन यह रैंडमली हो रहा है, इसलिए मैं ठीक से पता नहीं लगा पा रहा कि इसका कारण क्या है। आखिरकार फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड पर 3 वोल्ट का रेगुलेटर थर्मल कैमरा से साफ दिखा। इसे ठीक करने के लिए मैंने बाहरी वोल्टेज रेगुलेटर जोड़ा और समस्या हल हो गई। फिर मैंने एक अजीब कंपन देखा, जो अचानक आता और इतना तेज होता कि विमान हवा से गिर जाता था। मेरा मानना था कि ब्लेड की आरपीएम विंग स्पार की अनुनादी आवृत्ति तक पहुंच रही थी, इसलिए मैंने फ्रेम को मजबूत करने के लिए नायलॉन डोरी जोड़ी। दुर्भाग्यवश इससे ज्यादा मदद नहीं मिली, इसलिए मैंने कुछ अतिरिक्त कार्बन फाइबर ब्रेसेस जोड़े, जिससे काफी सुधार हुआ और आखिरकार ये जमीन से उठकर हवा में मंडराने में सक्षम हो गया। हालांकि ये साफ था कि कंपन अभी भी मौजूद थे। मैंने रोटर, हेड और ब्लेड्स को संतुलित करने की कोशिश की। थोड़ी फर्क पड़ा, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मेरी अगली थ्योरी थी कि मोटर माउंट्स झुक रहे हैं या हिंज ढीले हैं, इसलिए मैंने छोटे मजबूत मोटर माउंट्स 3D प्रिंट किए, जो सीधे विंग स्पार से क्लैंप होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें यौ कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन अगर यह होवर कर पाया तो मुझे पता चल जाएगा कि समस्या क्या थी। या कंट्रोल की कमी की वजह से दाईं ओर घूमने के बावजूद वाइब्रेशन पूरी तरह खत्म हो गए हैं। मैंने रोटेशन रोकने के लिए मोटर माउंट्स मैनुअली घुमा दिए और आखिरकार अब कुछ प्रगति हो रही है। 3D प्रिंटेड रोटर हेड्स के साथ पिच कंट्रोल हैरानीजनक रूप से अच्छा काम करता है। मोटरें भी ठंडी और सही रहती हैं। अब इसे बस एक मजबूत विंग स्पार और पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया मोटर टिल्ट मैकेनिज्म चाहिए।
ये दिखने में पिछले डिजाइन जैसा है, लेकिन इसमें बड़े सुधार हैं। सबसे खास नया हेरिंगबोन गियर सिस्टम है जो मोटर को टिल्ट करता है और पुराने पुशरॉड की ढीलापन दूर करता है। ये सस्ते सर्वो बहुत सटीक नहीं हैं, पर इनमें लगभग 100 डिग्री मूवमेंट होती है। इसे 3 से 1 अनुपात में गियर किया गया है, क्योंकि टिल्ट मैकेनिज्म को सिर्फ करीब 100 डिग्री टिल्ट करना है। हिंज में ढीलापन हटाने के लिए मैंने 3 छोटे बियरिंग्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिन्हें शाफ्ट के अनुसार टाइट किया जा सकता है, जो कि एक बड़े बियरिंग से ना सिर्फ हल्के हैं, इन शाफ्ट्स की मशीनिंग सटीक नहीं है, इसलिए इनमें बड़ा बियरिंग ढूंढना लगभग नामुमकिन था। फ्रेम के इस हिस्से में अभी भी थोड़ा लचीलापन है, लेकिन जब ये जमीन पर होता है और मोटर आगे पीछे उछलती हैं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखता है। शायद मैं इसे बाद में मजबूत करूं। फिलहाल एक और टेस्ट फ्लाइट का समय है। अब ये बिना ब्रेसेस के विंग स्पार पर और मोटर टिल्ट मैकेनिज्म के साथ उड़ रहा है। तेज हवा में भी ये काफी स्थिर लग रहा है। यह आसानी से मुड़ सकता है, लेकिन वाइब्रेशन कम करने के लिए मैंने फ्लाइट कंट्रोलर मोटरों की स्पीड को जितना बदल सकता है उस पर सीमा तय की है। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल की स्थिति में या तेज हवा के झोंके में इसे वापस लेवल पर लाने में दिक्कत होती है। ये कहने के बाद शायद मैं इतनी एक्सट्रीम होवरिंग मूवमेंट्स नहीं करूंगा। जैसे ही बड़ा फ्यूजलाज बन जाता है, फ्यूजलाज की बात करें तो मैं इसे अगले वीडियो में कुछ दिलचस्प 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने पिछले VTOL वीडियो में 3 डायमेंशनल प्रिंटेड विंग बनाया था। तो उसके लिए जुड़े रहिए। अब जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस एयरक्राफ्ट को मोटर्स के गर्म होने से बचाने के लिए बिल्कुल सही बैलेंस करना जरूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे पार्ट 2 में मिलूंगा। अलविदा।